मैडम, इसका प्राइस 30,000 से शुरुआत होता है बस। अरे यार, लूट मचा रखी है क्या? मैंने बोला सस्ता, सुनाई नहीं देता क्या आपको? 30 का लहंगा सस्ता होता है? इतने में तो मैं अपनी पूरी शादी का खर्चा निकाल लूं। चलो माँ, कहीं और देखते हैं। कुछ दिनों पहले की बात है। पूजा और उसकी माँ किचन में काम करते हुए बातें करते हैं। देख बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। अगर तुझे कोई लड़का पसंद आ जाए तो बता दे, वरना मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का देख लेती हूँ। माँ, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है। आपको जो लड़का अच्छा लगेगा ना, मैं उसी से शादी कर लूंगी। आखिर पापा के गुजर जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाल पोस के बड़ा किया है ना। ठीक है, मैं अपने पंडित से बोल दूंगी कि अगर उनकी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बता दे। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं, जिसके बाद पूजा के लिए राकेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है और पूजा राकेश की तस्वीर को देख शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद पूजा की माँ उससे कहती है, देख बेटा, तुझे ये लड़का पसंद है? मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। मैं जल्दी से इसके घर वालों को बुला लेती हूँ, तुम लोग बैठकर बात कर लेना, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी अपना एफडी तुड़वा कर तेरे हाथ पीले कर दूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? आप मेरी शादी के लिए अपनी एफडी तुड़वा रही हो? ये कैसी दुनिया है माँ? मेरे अलावा आपका है ही कौन? आप कैसे रहोगी इस दुनिया में? तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। कुछ ही दिन यूं ही बीत जाते हैं, जिसके बाद एक दिन राकेश अपने पिता ऋषि के साथ पूजा को देखने आता है और ऋषि कहता है, जी आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर और गुणवान है। अरे हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, बस बिटिया को 2 जोड़े कपड़ों में भेज दीजिएगा। अब अगर लड़का लड़की बात करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हैं। और फिर पूजा और राकेश अकेले में बात करने जाते हैं और पूजा राकेश से कहती है, देखिए राकेश जी, मेरे पापा के देहांत के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है और मेरी माँ का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन अब वो मेरी शादी के लिए अपने जमा किए हुए पैसे निकाल रही हैं। अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या हम सस्ते में शादी कर सकते हैं, ताकि वो पैसे मेरी माँ के काम आए। पूजा जी, आपको हमने पहली नजर में देखा ना, तो आप हमें भाग गई, और आपकी ये बात सुनकर हमारा दिल आ गया आप पर। आप चिंता मत कीजिए, हम मंदिर में शादी करेंगे। दोनों बातें करके बाहर आते हैं और राकेश अपने पिता के साथ रिश्ता पक्का करके चला जाता है और पूजा अपनी माँ को कहती है, माँ, आपने मुझे जिस लड़के से शादी करने के लिए बोला है मैं कर रही हूँ, पर शादी मंदिर में ही होगी। मैंने राकेश से बात कर ली है। हाँ बाबा, ठीक है। अब तेरी जिद के आगे भला मेरी चलने वाली कहाँ है। दिन यूं ही गुजरते हैं और शादी के दिन पास आने लगते हैं। अब राकेश पूजा से मंदिर में शादी करने वाला था और दहेज वो लेता नहीं है, तो अब बड़ा खर्चा बचा था शादी के लहंगे का, जिसके बारे में बात करते हुए एक दिन पूजा की माँ उससे कहती है, देख बेटी, तूने शादी के पैसे बचा दिए, दहेज वो लड़का नहीं ले रहा है। अब तू तसल्ली से ये बता कि शादी के लिए लहंगे के बारे में तेरा क्या विचार है, या वो भी तू अपनी माँ का ही पहनेगी? आइडिया बुरा नहीं है माँ, आखिर मैं अपनी प्यारी माँ के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। वो पैसे आपके काम ही आएंगे। बस कर, कंजूसी और बचत की भी हद होती है। चुपचाप मेरे साथ चल और एक महंगा सा लहंगा ले ले। माँ, लहंगा तो आएगा पर सस्ता, 10,000 तक का ले लेंगे। कैसी लड़की मिली है मुझे, लड़कियाँ अपनी शादी पर लाखों का लहंगा लेती हैं, और इसे देखो। माँ, उसे एक ही दिन तो पहनना है, तो हम सस्ता लहंगा ही ले लेंगे। उसमें पैसे क्यों खराब करें। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, कल चलकर सोच लेंगे। अगले दिन दोनों माँ बेटी मिलकर कई दुकानों पर जाकर लहंगे देखती हैं, पर पूजा लहंगे को देखकर पसंद तो करती है, लेकिन उसके रेट पढ़कर मना कर देती है। जिसके बाद कई घंटों की तलाश के बाद वो दोनों एक दुकान का बोर्ड पढ़ते हैं, जिसे देखकर पूजा बोलती है, माँ, ये देखो क्या लिखा है, चांदनी चौक का सबसे सस्ते लहंगे की दुकान। यहाँ से मुझे मेरे लिए कुछ सस्ता मिल ही जाएगा। अच्छा, तो तू रेट को देखकर सभी लहंगे को नापसंद कर रही है। मेरी बच्ची, कम से कम लहंगा तो ले ले। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। हाँ माँ, यहाँ से ले लेंगे। पूजा और उसकी माँ लहंगे की शॉप में जाते हैं, जहाँ शॉपकीपर उनको देखकर कहता है, आइए मैडम, बताइए क्या दिखाऊं? बनारसी, कांजीवरम, सिल्क, सब तरह के लहंगे इस दुकान पर मिलते हैं। भैया, हमें ना कोई सस्ता सा लहंगा दिखा दो। वैसे आपकी दुकान का सस्ता सा लहंगा कितने का होगा? चुप कर तू, अब बस कर दे। कितना सस्ता लहंगा लेगी? भैया, महंगा लहंगा दिखाओ आप। अगर माँ आपने सस्ता लहंगा नहीं लेने दिया तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। भैया,
आप चुपचाप सस्ता लहंगा दिखाओ। दुल्हन मैं हूँ, मेरी सुनो। वैसे कितने का होगा सस्ता लहंगा? मैडम इसका प्राइस 30,000 से शुरुआत होता है बस। अरे यार, लूट मचा रखी है क्या? मैंने बोला सस्ता, सुनाई नहीं देता क्या आपको? 30 का लहंगा सस्ता होता है? इतने में तो मैं अपनी पूरी शादी का खर्चा निकाल लूं। चलो माँ, कहीं और देखते हैं। इतना कहकर पूजा अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है और तभी शॉपकीपर उसे रोकते हुए बोलता है, मैडम देखिए, हमारे पास एक पीस है, अगर आपको चले तो दिखाऊं। ये कहकर दुकान वाला पूजा को एक प्लेन सिंपल लहंगा दिखाता है, जिसे देख पूजा कहती है, रेट बताओ, रेट। 5,000 का है मैडम, चलेगा तो पैक कर दूं? अगर पहले बता देते तो इतनी बहस तो होती ही नहीं। पागल लड़की, देख इसे, कितना सादा है ये। और हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, और शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। कल को शादी के बाद भी अगर घर में तू इतनी बचत करेगी तो तेरे ससुराल वाले मुझे ताना मारेंगे। सस्ता लहंगा मत ले, अभी भी समझा रही हूँ तुझे। भैया पैक कर दो, आप माँ की मत सुनो। पूजा अपनी माँ की नहीं सुनती और लहंगा पैक करवा लेती है। जिसके बाद दिन यूं ही गुजरते हैं और फाइनली शादी का दिन आ जाता है। पूजा तैयार होकर लहंगा पहनने लगती है कि तभी अचानक लहंगा पहनते ही साइड से फट जाता है, जिसे देखकर उसकी माँ कहती है, ले और ले सस्ता लहंगा, क्या मिला पैसे बचाकर, अब बता तू क्या करेगी। जिसके बाद पूजा बिना घबराए अपनी माँ से बाहर जाने के लिए कहती है और उसकी माँ बाहर जाकर बाकी के काम संभालने लगती है और पूजा खुद से कहती है, देख पूजा, अब तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बदनामी होगी। जिसके बाद पूजा अपने कबर्ड से पुरानी चुन्नी निकालती है और उसकी लेस को निकालकर मशीन से सिलकर लहंगे पर लगाने लगती है और उसे एक तरकीब आती है। जिसके बाद वो अपनी माँ की पुरानी साड़ी देखकर उसकी लेस भी काट लहंगे में सिल लेती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी पूजा को बुलाने को कहते हैं। पूजा की माँ मन में सोचती है, पता नहीं ये लड़की सस्ते लहंगे के चक्कर में क्या बनकर आएगी। तभी पूजा दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर नीचे आती है और उसने लहंगे को लेस लगाकर बहुत सुंदर बना दिया होता है, जिससे वो बहुत सुंदर लग रही होती है और उसे देखकर उसकी माँ कहती है, मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, इसने मेरे पैसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। तभी पूजा अपनी माँ के पास आकर कहती है, देखा मेरी प्यारी माँ, आखिर मैंने सस्ते से लहंगे को कितना सुंदर बना दिया और इसे देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये फटा हुआ है। अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है और इसे पता है कि कहाँ खर्चा करना चाहिए और कहाँ नहीं। आज तो तूने सच में कमाल कर दिया। मुझे डर था कि तू आज क्या करेगी, लेकिन तूने तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया। सब लोग पूजा के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि वो सस्ता लहंगा था, जिसे पूजा के हाथ की कारीगरी ने सुंदर और महंगा लुक दिया था। और इस तरह पूजा अपनी माँ के पैसे भी बचा लेती है और सस्ते लहंगे को बहुत सुंदर सजाकर राकेश के साथ अपना घर भी बसाती है। आशिका रोज अपनी सास कमला से खरी खोटी सुनते हुए भी उसका हर आदेश और हुक्म मानती थी। यहाँ तक के गुस्से में कमला ने आशिका पर कई बार हाथ तक उठाया था। बावजूद इसके वो अपनी आवाज को भी कभी ऊंचा नहीं करती थी। ऐसे ही एक शाम कमला की पड़ोसन निर्मला उसके घर आती है और दोनों बैठकर बातें कर रही होती है। तभी आशिका चाय लेकर वहाँ आती है और कप देते हुए उसके हाथ से चाय निर्मला के ऊपर गिर जाती है, जिस पर कमला उसको उसी वक्त एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोलती है, हाथों में जान नहीं है तेरे? अरे गरम गरम चाय मेरी सहेली के ऊपर गिरा दी, इसलिए लाए हैं क्या तुझे इतना पैसा फूंक कर? माँ जी माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। मेरे हाथों में छाले हो रखे हैं, इसलिए गरम कप पकड़ा नहीं गया। आज तेरे पूरे शरीर पर छाले नहीं किए ना, तो मेरा नाम भी कमला नहीं। कमला आशिका को एक और थप्पड़ मारने जा ही रही थी कि निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, बस कर कमला, उसने कहा तो कि गलती से हो गया। अरे ये तेरी बहू है, कोई खरीदी हुई चीज या गुलाम नहीं जो तू इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। निर्मला तू मुझे मत सिखा किसके साथ कैसा बर्ताव करना है, और ये इसी लायक है। अपनी कीमत और औकात भूल जाती है, इसलिए बार बार इसको याद दिलाना पड़ता है। अब जा जाकर दूसरी चाय लेकर आ। रहने दे बहू, वैसे भी मैं अब जा रही हूँ। निर्मला वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद भी कमला आशिका को खरी खोटी सुनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को गौरव काम से घर आता है और आते ही
आशिका को बुलाकर उसे बोलता है। ए खड़ी क्या है, चल मेरे जूते उतार और उसके बाद एक बढ़िया सी चाय बना कर ला। आशिका गौरव के जूते उतारकर उसके लिए चाय बनाकर लाती है और चाय देने के बाद वो रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। उसकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। सास और पति की मार खाकर भी वो चुप रहती। कुछ समय बाद उसकी ननद मानसी दूसरे शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर लौट आती है और वो सबसे मिलजुल कर बहुत खुश होती है। अपनी बेटी के आने पर कमला आशिका को बोलती है। खड़ी खड़ी मेरी बेटी को नजर क्या लगा रही है, जा जाकर उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। जी माँ जी। अरे माँ, बना लेंगी भाभी बाद में चाय नाश्ता, अभी मैं आई हूँ, मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। कोई बात करने की जरूरत नहीं है इससे, इसको ज्यादा अहमियत देने की जरूरत भी नहीं है। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा जाकर जो बोला है वो कर। आशिका रसोई में चली जाती है और मानसी को अपनी माँ का ये बर्ताव बिल्कुल रास नहीं आता। ऐसे ही गुजरते दिनों के साथ आशिका मानसी की बहुत केयर करती है और उसको समय समय पर जूस देती, उससे बातें करती। कमला मानसी और आशिका की बढ़ती नजदीकियां देखकर गुस्से में एक दिन आशिका को उसके कमरे में जाकर तमाचा लगाते हुए बोलती है। अपनी औकात भूल गई क्या, जो मेरी बेटी के करीब जाने की कोशिश कर रही है? तेरी सौदे की जिंदगी में कोई रिश्ता तेरा अपना नहीं है। तू बस इस घर में खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ भी नहीं है, समझी? इसलिए अपनी हदें पार मत कर। माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ये माजी शब्द लोगों के सामने बोला कर बस। असल में तेरा मेरा रिश्ता एक मालिक और गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं है। आशिका और कमला की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी मानसी छुप कर सुन लेती है और वो अपनी माँ के कमरे से निकलने के बाद आशिका के पास आकर बोलती है। भाभी, माँ ने आपसे क्या बोला अभी, बताओ ना भाभी। आप जाओ यहाँ से, माँ जी ने देख लिया तो फिर मुझे मारेंगी, इसीलिए आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाओ। नहीं भाभी, पहले मुझे बताओ आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैंने सब सुन लिया है, इसलिए आपको मुझे सब कुछ बताना ही होगा। वो मैं एक। आशिका कुछ बोलती इससे पहले ही कमरे में गौरव आ जाता है और आशिका को मानसी से बातें करता देखकर कहता है। छोटी, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया, मैं भाभी से बात करने आई थी। बातें बाद में कर लियो, जा, पहले माँ बुला रही हैं, उनको तुझसे कुछ जरूरी काम है। मानसी को ना चाहते हुए भी आशिका को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है और उसके जाते ही गौरव आशिका को बालों से पकड़कर बोलता है। तू मेरी बहन को अपनी सच्चाई बताने जा रही थी कि तू एक खरीदी हुई चीज है और एक सौदे की जिंदगी जी रही है। नहीं नहीं गौरव जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया। तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मानसी कुछ टाइम के लिए आई है, वैसे भी उसकी नौकरी दूसरे शहर में लगने के बाद वो वहीं वापस चली जाएगी। जब तक अपनी ये जुबान बंद रखियो। आशिका की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। दूसरी तरफ मानसी के कानों में अपनी माँ की बातें ही घूम रही थी और वो अपने कमरे में लेटे लेटे यही सोचती है। आखिर माँ ने भाभी से ये क्यों कहा कि वो एक सौदे की जिंदगी जी रही है? आखिर क्यों? और भाभी के साथ माँ और भाई परिवार जैसा सुलूक क्यों नहीं करते? ना उनको किसी पार्टी में ले जाते हैं, ना ही किसी से मिलवाते हैं। मानसी को अपनी भाभी की बहुत चिंता होती है और ऐसे ही एक दिन वो घर के स्टोर रूम में अपनी कुछ पुरानी किताबें ढूंढ रही होती है। तभी उसको अपने भाई की शादी की तस्वीरें मिलती है, लेकिन उसमें लड़की उसकी भाभी आशिका नहीं बल्कि कोई और होती है। ये देखकर मानसी हैरान होकर उन फोटोज को अपनी भाभी आशिका को दिखाते हुए कहती है। भाभी, ये क्या है? भाई की शादी की तस्वीरों में आप तो हो ही नहीं, तो आप हो कौन बताओ? और अगर आप मेरी भाभी नहीं हो तो कौन हो बताओ, वरना मुझे माँ और भाई से पूछना पड़ेगा। आशिका के पास अब कोई चारा नहीं बचता। वो रोते हुए मानसी को बताती है। मैं आपकी भाभी नहीं, एक खरीदी हुई चीज हूँ जिसका सौदा हुआ है और अपने इस सौदे की जिंदगी को जी रही हूँ। 1 साल पहले गौरव की शादी एक मीनल नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन गौरव और कमला के रूखे स्वभाव के कारण मीनल ने अपनी शादी के 1 हफ्ते बाद ही अपना ससुराल छोड़ दिया और भाग गई। लेकिन समाज और बिरादरी में गौरव की शादी हो चुकी थी, पर अभी तक कोई उसकी बहू से मिला नहीं था, जिसके चलते गौरव की माँ कमला अपने गांव में एक हरिया नाम के गरीब किसान से उसकी बेटी आशिका का सौदा करती है।
हरिया किसान अपनी बाकी बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशिका को इस सौदे के लिए मना लेता है और आशिका की कीमत हरिया को चुकाकर गौरव और कमला उसे खरीद कर शहर ले आते हैं और अपनी बहू के रूप में सबसे मिलवाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में वो आशिका को बस खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ नहीं मानते थे। मैंने अपनी इस सौदे की जिंदगी से समझौता कर लिया है। शायद मेरी जिंदगी में यही लिखा था और अब मैं कर भी क्या सकती हूँ। अगर यहाँ से तंग होकर अपने परिवार के पास जाती तो उनके ऊपर बोझ बन जाती। और इस तस्वीर में जो औरत है वो तुम्हारी असली भाभी मीनल है। मानसी ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू झलकते हैं और वो कहती है, इस घर में इतना कुछ हुआ और मुझे कुछ पता ही नहीं। आप अपनी पढ़ाई के चलते शादी में नहीं आ पाई और जब तक आ पाई ये लोग इस घर में मुझे ला चुके थे। मानसी आशिका को गले लगाकर रोने लगती है। तभी कमला आकर मानसी को आशिका से दूर करती है और आशिका को एक थप्पड़ लगाकर बोलती है, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी। बोला था ना इस सौदे और तेरे बारे में मानसी को कुछ मत बताइयो। माँ, अगर भाभी मुझे नहीं बताती तो मैं आपसे पूछ लेती, लेकिन सच का पता तो मैं लगा कर ही रहती। और आपको शर्म आनी चाहिए। एक लड़की की कीमत कैसे लगा सकती हैं आप, खुद एक औरत होकर। कल को कोई मुझे खरीदने आएगा तो क्या आप मुझे भी बेच देंगी? मानसी, ये क्या बकवास है? अपनी जुबान पर लगाम लगा। अरे सौदा किया तो किया, इनको इस्तेमाल भी एक चीज की तरह किया आपने। मारा पीटा और न जाने कितने अत्याचार किए और ये बेचारी सौदे की जिंदगी जीती रही। लेकिन अब नहीं, मैं भाभी को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अब से ये मेरे साथ रहेंगी और अगर आपने या भाई ने इस मामले में टांग अड़ाई तो मैं पुलिस को कंप्लेन कर दूंगी कि आपने एक इंसान की तस्करी की है। मानसी आशिका का सारा सामान पैक करके उसको अपने साथ ले जाती है और कमला व गौरव कुछ नहीं कर पाते। मानसी के कारण आशिका को इस सौदे की जिंदगी से छुटकारा मिलता है और वो मानसी की मदद से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। परम की 2 जुड़वा बेटियां थी, इशिका और निशिका। परम ने दोनों को बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। परम की बीवी का देहांत इन बच्चियों को जन्म देते हुए ही हो गया था। परम पेशे से एक लोहार था। वो सारा दिन खुद लोहे के साथ आग में तपता, लेकिन अपनी बच्चियों को कोई भी कमी नहीं आने देता। फिल्मों में देखा जाता है कि ज्यादातर जुड़वा बहनों का व्यवहार अलग अलग होता है, लेकिन इन दोनों जुड़वा बहनों का व्यवहार, चाल, रूप, रंग सब एक समान था। और खुद परम को भी इशिका और निशिका को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। इसीलिए एक दिन परम दोनों के कमरे में आकर कहता है, देखो बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, जिस वजह से मुझे भी तुम दोनों को पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैं आज इशिका के हाथ पर ये लाल डोरा बांध रहा हूँ ताकि मैं ये डोरा देखकर पहचान लूँ कि तुम इशिका हो। इतना कहकर वो निशिका के हाथ पर लाल डोरा बांधने लगता है और निशिका उसे टोकते हुए कहती है, अरे पापा, ये मैं हूँ निशिका। आप इशिका दीदी के लिए लाया हुआ लाल डोरा मुझे बांध रहे हो, फिर आपको परेशानी होगी। ओहो, तुम दोनों ने मुझे तंग कर रखा है। तुम दोनों में से जो भी इशिका है वो इस डोरे को बांध लो। इतना कहकर परम डोरा आगे करता है और इशिका उसको लेकर अपने हाथ पर बांध लेती है, जिसे देखकर निशिका परम से कहती है, पापा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए, आप मुझे प्यार नहीं करते, तभी तो इशिका दीदी के लिए सिर्फ डोरा लेकर आए हो। अरे बच्ची, जब भगवान ने तुम दोनों को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देख, मैं तेरे लिए ये काला डोरा लाया हूँ, तू इसे पहन ले। इतना कहकर परम दोनों को डोरा देकर चला जाता है और निशिका को डोरा पहना देखकर इशिका उससे कहती है, वाह यार, तू तो इस काले डोरे में एक नंबर की हीरोइन लग रही है। अब ये बता, उस फिल्म के ऑडिशन का क्या रहा जो तू देना चाहती थी पापा से छुपकर? हाँ, मुझे याद है, वो ऑडिशन कल है और मैंने तैयारी कर ली है। पापा को इसलिए नहीं बताया कि सेलेक्ट नहीं हुई तो पापा नाराज हो जाएंगे। प्लीज तू भी कुछ मत बताना। अगर मेरा हीरोइन के ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया ना तो मैं ये खुशखबरी खुद पापा को दूंगी, और अगर सेलेक्ट नहीं हुई तो कम से कम वो उदास तो नहीं होंगे। ठीक है मेरी हीरोइन, सो जा, कल तुझे ऑडिशन देने जाना है और हीरोइन भी बनना है। दोनों बहनें बातें करके सो जाती हैं और अगले दिन निशिका अपनी सब तैयारी पूरी करके ऑडिशन देने चली जाती है, जिसके बाद वहाँ उसकी मुलाकात डायरेक्टर पार्थ से होती है, जो उसे देखते ही सिलेक्ट कर लेता है
और उसके ऑडिशन के बाद उससे कहता है, वाओ निशिका, व्हाट अ अमेजिंग एक्टिंग। तुम तो बॉलीवुड पर छा जाओगी। ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट और शूटिंग अगले हफ्ते से ही शुरू है, सो बी रेडी। थैंक्स सर, आपने मुझे एक नई उम्मीद दे दी। इतना कहकर निशिका अपने घर आती है और ड्राइंग रूम में सबको बुलाकर कहती है, इशिका, पापा, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं हीरोइन बनने वाली हूँ और जल्द ही फिल्मी पर्दे पर और उसकी दुनिया पर मेरा राज होगा। मुझे डायरेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट और स्क्रिप्ट दोनों दे दी है। मुझे जुड़वा बहनों का रोल करना है और हीरो भी बहुत अच्छा है। मेरी बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तू हीरोइन बनने वाली है। देखना पापा, आपकी ये बेटी आपको गरीब नहीं रहने देगी और आपने जितनी मेहनत से हम दोनों को पाला पोसा है ना, आपको उन सबका फल देगी। धीरे धीरे समय बीतता है और निशिका की फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती। इसी के साथ पार्थ भी निशिका की सुंदरता और सादगी से प्रभावित होने लगता है। जिसके बाद एक दिन पार्थ उससे कहता है, हमारी मूवी आधी बन चुकी है और सब अच्छा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि सब अच्छा ही चले। लेकिन निशिका, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? तुम शादी के बाद भी फिल्मों में काम करके अपनी फैमिली की मदद कर सकती हो। पार्थ, मैं भी आपको पसंद करने लगी हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी आप जैसा जीवन साथी पाकर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मैं तुमको तुम्हारी गली तक छोड़ देता हूँ, रात बहुत हो गई है। अरे पार्थ, आप घर जाइए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है बाबा, टाइम से जाना और घर जाकर कॉल करना। पार्थ और निशिका अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। जिसके बाद आगे जाकर निशिका का एक एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी वाला बिना रुके वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद वहाँ के कुछ स्थानीय लोग निशिका को घायल देखकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसके घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ आकर कहते हैं, बेटी, ये क्या हो गया? जरूर मस्ती में रोड क्रॉस कर रही होगी। देख, टूट गई ना टांग। अब इसे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। इशिका, तुम मेरे जले पर नमक मत छिड़को, मैं पहले बड़ी परेशान हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो ये चिंता खाई जा रही है कि अब मेरी शूटिंग का क्या होगा। बेटा, यहाँ तू हॉस्पिटल में है और तू अब भी फिल्म की चिंता कर रही है। पहले ठीक हो जा, फिर ये सब सोच लियो। हाँ तो ठीक है, इतने कौन सा फिल्म रुक जाएगी। अरे मैं थोड़ी तेरी जगह जाऊंगी हीरोइन बनके। इशिका के मजाक में बोले गए शब्द निशिका को एक तरकीब बता देते हैं। जिसके बाद वो अपनी बहन को इमोशनल करते हुए कहती है, ये तूने सही कहा। देख मेरी बहन, अपने गरीब पापा और मेरी किस्मत का सवाल है। प्लीज तू चली जाना मेरी जगह। अरे जब पापा ही हमें इन डोरों के साथ नहीं पहचान पाते तो बाकी कोई क्या पहचानेगा? तू पागल हो गई है क्या? हीरोइन बनना तेरा सपना था। मुझे तो एक्टिंग का ए भी नहीं आता। नहीं आती तो आ जाएगी। तुझे कसम है मेरी कि तुझे मेरी जगह हीरोइन बनकर जाना ही पड़ेगा। इशिका को अपनी बहन के आगे हार माननी पड़ती है। जिसके बाद निशिका डिस्चार्ज होकर घर आती है और 10 दिन के बेड रेस्ट पर चली जाती है और उसकी जगह इशिका शूट पर जाती है और उसे देखकर पार्थ कहता है, अरे निशिका, तुम कहाँ चली गई थी? पता भी है मैंने तुमको कितना मिस किया। ये मुझे क्यों मिस करेगा? ओ अच्छा, फिल्म का काम रुक गया था ना, इसीलिए मिस कर रहा होगा। अब तो मैं आ गई हूँ ना सर, शूट शुरू करें? अभी तक तो मुझे पार्थ बोलने लगी थी, अब सर जरूर दाल में कुछ काला है, पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद इशिका शूट शुरू करती है, लेकिन पार्थ को उस पर शक हो जाता है क्योंकि उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार नहीं था और होता भी कैसे, क्योंकि वो तो निशिका नहीं इशिका थी। जिसके बाद शूट खत्म होने पर इशिका घर आती है और निशिका के कमरे में जाकर उससे कहती है, ये क्या है? तेरा डायरेक्टर क्या तुझे ऐसे ही घूरता रहता है? आज उसने मुझे मिस यू भी बोला। वो बात ये है इशिका कि मैं उसे पसंद करती हूँ और वो मुझे, इसलिए वो मुझे मिस कर रहा होगा। पहले बताती ना पागल, अब तो उसे शक हो गया होगा। तभी अचानक उसके कमरे में पार्थ आता है और कहता है, शक हो गया होगा? नहीं, यकीन था कि तुम निशिका नहीं हो। मैंने दुनिया की एक्टिंग देखी है। तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों में फर्क नहीं पहचान पाऊंगा? अरे शक तो मुझे था, फिर जब मैंने शूट की रॉ वीडियो देखी तो कभी तुम्हारे हाथ में लाल डोरा था, कभी काला, और मेरा शक यकीन में बदल गया। और फिर जब मैं तुम्हारा पीछा करके यहाँ आया तो मुझे सब सच पता चल गया। प्लीज पार्थ, आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब बताती हूँ ये सब मैंने क्यों किया। जिसके बाद निशिका पार्थ को एक्सीडेंट से लेकर सब कहानी बताती है
और तभी वहाँ परम भी आ जाता है और पार्थ सब सुनकर निशिका की सिचुएशन को समझता है और कहता है, अब जो तुमने किया है उसकी एक ही सजा है। क्या सजा सर? मेरी मूवी में 2 जुड़वा बहनों की कहानी है और मैं चाहता हूँ कि वो रोल इशिका और निशिका अलग अलग करें। सर इसका मतलब इस गरीब की दोनों बेटी हीरोइन बन जाएंगी? हाँ जी अंकल, मैं चाहता हूँ कि मेरी मूवी में निशिका और इशिका दोनों काम करें। जिसके बाद ये बात सुनकर परम, इशिका और निशिका तीनों खुश हो जाते हैं और इस तरह गरीब परम की दोनों बेटी हीरोइन बन जाती हैं और समय के साथ पार्थ निशिका से शादी कर लेता है और सब खुशी के साथ रहने लगते हैं। हर्षिता अपनी फ्रेंड दीपाली के साथ मार्केट में शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो एक मेकअप की शॉप पर जाते हैं और सामान लेने लगते हैं। तभी दुकानदार हर्षिता से बोलता है, मैडम ये देखो न्यू शेड का लिप बाम, ये आपके होठों पर लिपस्टिक का काम भी करेगा, साथ ही आपके होठों को फटने से भी रोकेगा। पर आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो? हमें ये सब नहीं चाहिए। अरे मैडम आपको नहीं, उन मैडम के लिए दिखा रहा हूँ, ये ले लो ना। कब तक अपने इन फटे होठों से अपने चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ती रहोगी? क्या आपने मुझसे कुछ कहा क्या? अब मैडम फटे होठों वाली तो आप एक ही हो, यहाँ दूसरी तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रही। आप अपने कस्टमरों से ऐसे बात करते हैं क्या? और मेरे लिप्स फटे नहीं हैं, बल्कि सर्दियों की वजह से ये थोड़े ड्राई हो गए हैं। पर आप ऐसे नहीं बोल सकते। अरे तो तू गुस्सा क्यों कर रही है? नहीं लेना तो मत ले, कोई फोर्स नहीं कर रहा तुझे। चल यहाँ से। अरे मैडम ले लो, अभी डिस्काउंट ऑफर है, एक के साथ एक फ्री। ये आपके होठों को फटने से बचाएगा। अरे मैडम देखो तो सही, अरे सुनो तो सही। दुकानदार बोलता ही रह जाता है, पर वो दोनों उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती हैं और घर आकर हर्षिता अपनी माँ अंजना से बोलती है, माँ मेरी तरफ देखना जरा, क्या मेरे लिप्स फट रहे हैं? बताओ ना। हाँ हाँ, सर्दियों में इनका ध्यान नहीं रखेगी तो फटेंगे ही ना। शीशे में जाकर देख क्या हाल बना रखा है। हाँ हाँ, वो तो मैंने फेस पर कुछ लगाया नहीं है तो ऐसा ही लगेगा ना, लेकिन मेरे लिप्स थोड़ी ना फट सकते हैं। ये ज्यादा गलत फहमियाँ मत पाल तू अपने दिल में, समझ गई? जाके शीशे में देख खुद को कैसी लग रही है। सर्दियाँ ठीक से आई भी नहीं और तेरे होठ फटने चालू हो गए। अपनी माँ की बात सुनकर हर्षिता सोच में पड़ जाती है कि अपने फटे होठों को छुपाने के लिए करे तो क्या करे। ऐसे ही समय बीतता जाता है। हर्षिता अपने फटे होठों को छुपाने के लिए डार्क और मैट कलर की लिपस्टिक्स लगाना शुरू कर देती है और ऐसे ही एक दिन वो पिंक कलर की डार्क सी लिपस्टिक लगाकर कॉलेज जाती है और उसके फेस पर बस उसके पिंक लिप्स ही हाईलाइट हो रहे होते हैं, जिसके कारण लोग उसके फेस को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तभी हर्षिता अपनी दोस्त दीपाली से बोलती है, सुनना, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? देखना, सब मुझे कैसे घूर घूर के देख रहे हैं। हाँ लगा है ना। क्या है? हैंकी से साफ कर देना। नहीं कर सकती, क्योंकि इस डार्क लिपस्टिक को साफ करने बैठी ना तो तेरा पूरा फेस पिंक हो जाएगा। और वैसे तुझे इतनी डार्क लिपस्टिक लगाने का क्या शौक हो गया? यार, अपने फटे होठों को छुपाने के लिए लगाई है, वरना तू जानती है ना मुझ पर ये सब सूट नहीं करता। अरे तो कोई क्रीम या और कुछ लगा लेती, ऐसे तो तेरे होठ और खराब हो जाएंगे। अरे तू भी ना यार, कुछ भी बोलते हैं। लिपस्टिक लगाने से भी भला लिप्स को कोई नुकसान होता है क्या? चल घर चलते हैं। वो दीपाली की बातों को भी इग्नोर कर देती है और ऐसे ही सर्दियाँ बढ़ती जाती है और बढ़ती सर्दियों के साथ हर्षिता के लिप्स की हालत भी और खराब होने लगती है और उसके लिप्स में दरार सी पड़ने लगती है और उसके लिप्स लाल हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी एक बाइट लेते ही हर्षिता बोलती है, माँ पानी दे दो। क्या हो गया? अटक गया निवाला तेरे गले में? अरे कितनी बार कहा है कि चबा चबा कर खाया कर। अरे अटकेगा तो तब ना जब अंदर जाएगा। खाने में इतनी मिर्ची क्यों है? पूरा मुंह चस चस कर रहा है मेरा। ऐसे फटे मुंह से खीर भी खाएगी ना तो भी तुझे मिर्च ही लगेगी, क्योंकि खाना तेरे फटे होठों पर लगेगा तो दर्द होना तो लाजमी ही है ना। तू ना फालतू मत बोल। माँ ने खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है, मेरा सारा मुंह जल रहा है। अच्छा, मतलब एक तो लौती ही है जिसे मिर्चें लग रही हैं। अरे खाना मैंने बनाया है, लाल मिर्च तो दूर की बात है, मैंने इसमें हरी मिर्च भी नहीं डाली, तो फिर मुझे क्यों लग रही है? कहा ना, तेरे फटे होठों के कारण ऐसा हो रहा है। जब से सर्दियाँ आई हैं, आलस और ठंड के चलते
तूने पानी पीना बंद ही कर दिया है और शरीर में पानी की कमी के कारण ही स्किन प्रॉब्लम होती है। इसीलिए पूरे दिन में कम से कम 7-8 गिलास तो पानी पिया कर। हाँ हर्षिता, सही कह रहा है रोशन। देख कैसे तेरे होठों से खून भी निकलने लगा है। बेटा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तेरा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, और ऊपर से जो तेरा फेस गंदा दिखेगा ना फटे होठों की वजह से, वो अलग। हाँ माँ, दर्द भी हो रहा है। मुझे अपने लिप्स को कैसे भी करके ठीक करना होगा। इतना कहकर वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर फटे होठों को ठीक करने के लिए कुछ वीडियोस देखती है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपनी फ्रेंड का कॉलेज के बाहर वेट कर रही होती है और कुछ ही देर में दीपाली वहाँ आती है और उसके सॉफ्ट लिप्स को देखकर हैरान होकर बोलती है, यार हर्षिता, ये तेरे वही लिप्स है ना जो पहले रूखे और फटे रहते थे और अब कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। क्या लगाया है तूने इन पर? अरे कुछ खास नहीं यार, बस मैंने 1-2 होम रेमेडीज करी थी, उससे मेरे फटे होठ भी ठीक हो गए और उनमें होने वाला दर्द भी। हाँ तो मुझसे भी शेयर करना वो होम रेमेडी, बताना। अरे रो क्यों रही है, बता रही हूँ। देख, स्किन को हेल्दी रखने के लिए और फटे होठों को ठीक करने के लिए ना हमारी बॉडी में पानी पूरा होना चाहिए, और मैंने अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दी। मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी, और हाँ, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं अपने होठों पर देसी घी से मसाज किया करती थी, और देख 1 हफ्ते के अंदर ही मेरे फटे होठ कैसे गुलाब के फूल जैसे हो गए। क्या बात है, इसमें तो तेरा लोशन क्रीम का खर्चा भी बच गया। मैं भी आजमा कर देखूंगी ये। इतना कहकर दोनों वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और हर्षिता की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है और वो अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत करती है। और उसकी एक छोटी नंद होती है जिसका नाम था नव्या, जो हर्षिता के साथ बहुत प्यार से रहती थी। एक दिन हर्षिता नव्या से बोलती है, नव्या, तुम खाली हो तो मेरे साथ मार्केट चलो, सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अगर मैं बाहर गई तो हवा से मेरी स्किन और भी खराब हो जाएगी, फिर मेरे होठ भी रूखे हो जाएंगे। नहीं भाभी, वो मुझे कुछ काम है, आप ही जाओ। इतना आलस क्यों कर रही है? चली जाना अपनी भाभी के साथ। तुझे भी कुछ लेना हो तो साथ में ले आइयो। नहीं ना भैया, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का, आप ही चले जाओ ना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही एक दिन नव्या अपने कमरे में शीशे में अपना फेस देखती है और अपने फटे होठ को देखकर बोलती है, कितना दर्द हो रहा है। कितना कुछ किया ताकि मेरे होठ सर्दियों में भी मुलायम रहे, पर फिर भी ये रूखे होकर फट गए। क्या करूं मैं? वो अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ हर्षिता आकर बोलती है, क्या बात है, खुद से क्यों बड़बड़ा रही हो? अरे घर में मैं भी हूँ, मुझसे बात कर लो। भाभी आप कब आई? क्या हो गया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? वो बोल ही रही होती है कि तभी नव्या की नजर हर्षिता के गुलाबी होठों पर जाती है और वो अपना हाथ उसके फेस की तरफ ले जाने लगती है। तभी हर्षिता बोलती है, ये क्या कर रही हो? भाभी आपके होठ। हाँ, मेरे होठ तो सर्दियों में आपके होठ नहीं फटते क्या? ये तो कितने मुलायम दिख रहे हैं। ओ, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया मेरे होठों को। वैसे तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। पता है मुझे कि सर्दियों में होठ फट जाते हैं, तभी तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो। आपको कैसे पता? पता क्या चलना है, सामने से खुद ही दिख जाता है। देखो कैसे दरारें पड़ गई हैं तुम्हारे होठों में। एक काम करो, एलोवेरा जेल से मसाज किया करो, अपने होठों को हर टाइम मॉइस्चराइज करके रखा करो, और वैसलीन भी लगा लिया करो जब टाइम मिलता है। और ये जो तुम फालतू के लिप प्रोडक्ट लगाती हो ना, ये सब कुछ बंद कर दो। ये सब करने से मेरे लिप्स भी आपकी तरह हो जाएंगे क्या? अरे पगली, मुझसे भी अच्छे हो जाएंगे। बस अच्छे से खाना खाओ, सर्दियों में भी ज्यादा पानी पियो, बदलते मौसम के साथ अपने स्किन केयर का ध्यान रखो। और हाँ, केयर जरूर करनी है, चाहे बाल हो, चाहे होठ हो, चाहे हमारी पूरी बॉडी ही हो, क्योंकि हम जितने स्वस्थ अंदर से होंगे उतने ही सुंदर हम बाहर से दिखेंगे। शिवानी हाथ में पर्स लिए अपनी दोस्त लाली के साथ रास्ते से बड़े ताव से गुजर रही थी कि तभी एक रोड साइड रोमियो उसे बोलता है, हाय, चिकनी के साथ चमेली जा रही है। हाय हाय, मेरे दिल का चैन चुरा लिया। क्या बोला?
क्या बोला तू? कौन चिकनी चमेली? तू चिकनी तेरी फ्रेंड चमेली। अबे हलकट, मैं तेरे को पूछ नहीं रही, तेरे को झाड़ रही है। दिमाग में बिठा ले ये बात अपने। अरे ये गरम मिजाज, ये रूखापन, इससे तो मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा। तू मेरे करीब आएगा साले, अभी बताती हूँ तुझे। शिवानी रहने देना, ऐसों के मुंह लगने लग गए तो हमारा सारा टाइम यही वेस्ट हो जाना है। ओह, तो मैडम का नाम शिवानी है। तुम्हें देखकर एक गाना याद आया है। ए शिवानी, तू लगती है नानी। क्या बोला तूने मुझे? नानी? तू नानी? तेरी माँ नानी, तेरे दादी नानी, तेरी बुआ नानी? अरे मैं आपको नानी नहीं, रानी बोलना चाहता था। शिवानी तूने पीट तो दिया, अब छोड़ दे उसको। नहीं लाली, इसने तेरे मेरे बारे में फालतू कैसे बोला? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? इसकी तो। अरे नहीं मैडम नहीं, प्लीज अब हमें ना मारो, हम थोड़ा सा मजाक कर रहे थे बस। अरे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई। शिवानी उसे पटक कर अपनी फ्रेंड लाली के साथ शॉपिंग पर चली जाती है। वहाँ शॉपिंग करते वक्त उसे सेल में से एक टॉप पसंद आता है, लेकिन कोई दूसरी लड़की उस टॉप को उठा लेती है। तभी शिवानी भी उस टॉप को छीनने लगती है। दोनों अब उस टॉप को एक एक सिरे से पकड़कर खींचते हुए बोलते हैं, ये टॉप पहले मैंने देखा था, छोड़ इसे। लेकिन उठाया मैंने है। उठाने से क्या होता है? देखा तो पहले मैंने था ना। मुझे पसंद है ये टॉप और अब इसे मैं ही लूंगी। तो बस मैंने भी कह दिया, मुझे पसंद आया है तो मैं ही लूंगी, छोड़ो तुम इसे। नहीं ये मेरा है। नहीं ये मेरा है। मैंने कहा ना मैं लूंगी इस टॉप को। बोला ना मेरा है मेरा है मेरा है, तो बस मेरा है। ये बोलकर दोनों टॉप छीनने लगते हैं, जिससे वो टॉप फटकर 2 हिस्सों में बट जाता है और दोनों पीछे पीछे जोर से गिर पड़ते हैं। ये देखकर आसपास के सभी लोग हंसने लगते हैं और दोनों उठकर बोलती हैं, है। मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इसने किया है, इसने फाड़ा। ये लो, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं लेना ये टॉप। साली कपड़े फाड़ कर चली गई, अच्छा खासा टॉप खरीदा था। इसकी वजह से मैं गिर गई, लेकिन अब ये गिरेगी मेरी वजह से। लाली मैं इसके पीछे जा रही हूँ, तुम आओगी? शिवानी इतना गर्म मिजाज क्यों है तेरा? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं खुद ही जा रही हूँ। तुम मेरे लिए कोई दूसरा टॉप सेलेक्ट कर। ओके जल्दी आना। शिवानी उस लड़की के पीछे जाती है, जहाँ वो मेकअप की शॉप पर लिपस्टिक लगाकर चेक कर रही होती है। तभी शिवानी उसे पीछे से धक्का देकर चली जाती है और वो लिपस्टिक उस लड़की के होठों की जगह गालों और नाक पर लग जाती है और वो लड़की गिर पड़ती है। उसकी कार्टून जैसी शक्ल देखकर आसपास के सारे लोग और शिवानी भी हंसने लगती है और वो अपने मन में बोलती है, अब आया ना मजा, बड़ी आई थी मुझसे पंगा लेने वाली। शिवानी के आगे आज तक कोई नहीं जीता है, मेरे गरम मिजाज से कोई नहीं बचा है। शॉपिंग करने के बाद शिवानी का मूड खराब हो जाता है और उसके मूड को अच्छा करने के लिए लाली बोलती है, अरे यार क्यों खाली पीली अब गुस्सा कर रही है? चल आजा तेरा मूड ठीक करूं, तू खुश हो जाएगी। कहाँ ले जा रही है पहले बता तो सही। सरप्राइज है, तुझे वहाँ जाकर खुद पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी, टैक्सी। लाली के टैक्सी रोकने से टैक्सी रुकती है और फिर दोनों उसमें बैठ जाती हैं। जिसके कुछ देर बाद लाली शिवानी को एक क्लब में ले जाती है। वहाँ शिवानी बोलती है, अरे लाली ये तो क्लब है, यहाँ क्यों लाई है? ताकि तेरा गर्म मिजाज यहाँ की कोल्ड ड्रिंक पीकर कोल्ड हो जाए और तू डांस करे तो तेरा मूड भी फ्रेश हो जाए। ओ मेरी प्यारी लाली, एक तू ही है जो हमेशा मेरे बारे में सोचती है। चिंता मत कर, तुझे तेरा जल्दी ही कोई मिस्टर राइट मिल जाएगा। बस तू गुस्सा कम करा कर, कहीं तेरे गुस्से की वजह से पसंद ही ना करे। शिवानी का असली मिस्टर राइट वही हो सकता है जो उसके गरम मिजाज को समझे भी और सहे भी। ये भी खैर बाद की बात है, तू डांस करने चल पहले। ये बोलकर दोनों डांस फ्लोर पर जाकर बहुत नाचने लगती हैं। नाचते नाचते एक हितेश नाम का लड़का शिवानी के पैर पर पैर रख देता है, जिस वजह से उसके पैर की उंगली में बहुत तेज की दर्द होता है। तभी वो जोर से चिल्लाती है, आउच, मेरा पैर पिचका दिया,
इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ओह आई एम सॉरी, गलती से मैं आपके ऊपर चढ़ गया, मेरा मतलब पैर पर चढ़ गया, जानबूझकर नहीं किया, प्लीज सॉरी। तूने मेरा पैर तोड़ दिया, अब क्या सॉरी सॉरी बोल रहा है? तेरे सॉरी बोलने से मेरा पैर ठीक हो जाएगा। देखिए अचानक से हो गया, मुझे भी नहीं पता था, और इतना गर्म मत होइए, मैं भी जानता हूँ कि सॉरी से ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैं आपके पैर पर दवाई लगा देता हूँ, प्लीज मना मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। लाली मैं अभी आती हूँ, तो यही रही हो, चलिए। हितेश शिवानी को बाहर अपनी कार की तरफ ले जाता है जहां उसे चला नहीं जाता। तो वो उसे अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाता है और उसके पैर पर अपने हाथ से दवाई लगाता है, जहां उसके दवाई लगाने से स्किन थोड़ी जलती है और वो बोलती है, जल रहा है बहुत। थोड़ा तो जलता ही है, मैं फूंक मार देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हितेश इतना बोलकर उसको फूंक मारता है। शिवानी को उसका ये केयर नेचर देखकर उससे प्यार हो जाता है। अपनी आंखों से वो उसे निहारती ही रहती है और बोलती है, थैंक्स। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हितेश है, और तुम्हारा? मेरा नाम शिवानी है। ओह नाइस नेम। वैसे आप जितनी गरम मिजाज लगती हैं, उतनी है नहीं, थोड़ी क्यूट भी हो। बस थोड़ी सी क्यूट हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर? अरे मेरा मतलब आप क्यूट भी हो, प्यारी हो। आप मुझे थोड़ा और टाइम देंगी तो मैं अच्छे से जान लूंगा आपको। हितेश और शिवानी कुछ देर तक बातें करते हैं। फिर शिवानी लाली के पास वापस चली जाती है। अगले दिन शिवानी और हितेश मिलने लगते हैं और दोनों मिलते मिलते काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अपने गर्म मिजाज की वजह से वो कभी कभी हितेश पर हावी हो जाया करती, जैसे कि कभी अपने पैर से उसके पैर पर मार देती और कभी कभी तो गुस्से में अपने मुक्के से उसके सर पर मार दिया करती। लेकिन बहुत ही जल्दी वो दोनों शादी के बंधन में भी बंध जाते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो सास माया उसके बनाए हुए खाने को नई बहू का खाना समझकर कुछ नहीं कहती, लेकिन जब वो दोबारा शिवानी के हाथ का खाना खाती है तो माया बोलती है, बस बहुत हो गया शिवानी बहू। अरे ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतने दिनों से मैं कुछ कह नहीं रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे कुछ बोलूंगी ही नहीं। अरे ये सब्जी देख, इसमें ना नमक है, और ये रोटी, इसमें इतना ज्यादा सूखा आटा लगा रखा है कि यार इसे काटू ना तो भी ना कटेगी। अरे तू किसी होटल में खाना नहीं बना रही, घर में खाना बना रही है, जो मैंने और मेरे बेटे ने खाना है। अगर इतना ही खराब खाना बना रही थी तो बोला क्यों नहीं? कोई मुहूर्त निकाल रहे थे क्या मुझे सुनाने के लिए? इतने दिन से तो ठूसे जा रहे थे, तब तो नहीं बोला। शिवानी ये क्या तमीज हुई भला? माँ से तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ये मत भूलो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं सुन लूंगा, लेकिन मेरी माँ को कोई सुनाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। देख ले बेटा, क्या दिन आ गए हैं। अब मैं नई नवेली बहू से बातें सुनूं? अरे ऐसी बहुएं कौन होती हैं बता, जिनका इतना गर्म मिजाज होता है? हितेश, इसमें मैंने गलत क्या कहा? अगर ये मुझे पहले ही टोक देती तो इस बार मैं अच्छा खाना बनाकर लाती ना, लेकिन नहीं, इन्होंने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं। तो भला इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहुत हो गया, माफी मांगो माँ से अभी के अभी। पर हितेश, मैंने बोला ना शिवानी, माफी मांगो। ठीक है, सॉरी माँ जी। शिवानी मुंह बनाकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अपने गर्म मिजाज के चलते वो अब घर के काम तो करती, लेकिन जब भी वो बर्तन मांजती तो जोर जोर से पीट कर मांजती, और जब वो कपड़े धोती तो उनको इतना रगड़ती कि धोते धोते कपड़े ही फट जाते। तो कभी इसी के साथ वो खाना ही जला दिया करती। अब उसे इतना गुस्सा बेवजह ही आने लगा था, और इसी के साथ वो चिड़चिड़ी भी हो गई थी। इन सब बातों के लिए उसकी सास और उसका पति उसे समझाते हुए बोलते हैं, बहू अब तो हम तुझे कुछ कहते भी नहीं, फिर भी तो गुस्सा करे जा रही है। हाँ शिवानी, माँ सही कह रही हैं। पता नहीं हितेश जी मुझे क्या हो गया है, अपने आप ही मेरे अंदर का गुस्सा ना धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मैं गुस्सा नहीं करना चाहती तो भी मुझे गुस्सा आ जाता है। ये बहुत अजीब बात है, मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए इस बारे में। हितेश इतना बोलकर उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है, और डॉक्टर्स 1 महीने तक उसकी काउंसलिंग करते हैं और साथ ही उसे एक्सरसाइज करने की भी कहते हैं। और वक्त के साथ साथ वो बिल्कुल चिढ़ना और गुस्सा करना छोड़ देती है, जिसके बाद वो गर्म मिजाज से नॉर्मल मिजाज की बीवी बन जाती है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।